अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। बिलाखिर आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का 16वां इजलास फाइनली हो गया और आज हमने ये भी देखा कि तमाम अरकान ने जो हैं वो अपने अपने हलफ भी उठाए और इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोटिंग भी की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने जिनको वोट दिया था वो थे जनाब अयाज सादिक साहब और वो बिलाखिर स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। और उसके नतीजे में हमने देखा कि दूसरी तरफ पर हमें आमिर डोगर साहब नजर आए। जब उन्होंने तकरीर की तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जी अयाज सादिक साहब आपके साथ इत्तेहादी जमातें भी मौजूद थी, जबकि हमारे पास ना तो इत्तेहादी जमातें थी और ना ही हमारे पास हमारी मखसूस नशिस्तें थी। इससे पहले सदर पाकिस्तान को भी एक समरी लिखी गई थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तों के मामले को हल करेगा, उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास को बुलाया जाएगा। लेकिन अचानक से एक यूटर्न लिया जाता है, कौमी असम्बली के इजलास को बुलाया जाता है जिसमें आइन के आर्टिकल का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि आपको ये इजलास लाजिमन 21 रोज़ के अंदर ही अंदर बुलाना है, नहीं तो स्पीकर साहब खुद भी बुला सकते हैं। आज जो इजलास बुलाया गया उसके नतीजे में जिस तरह के बयान सामने आए, आज असम्बली के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई जिसमें आमिर डोगर साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर आने वाली तमाम तर मुसीबतों का जिक्र भी किया, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बात भी की। मगर दूसरी तरफ पर असम्बली के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के मैसेजेस दिए हैं और जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें की और तमाम अरकान को मुत्तफ़िक करने की कोशिश की और अगेन उन्होंने इदारों का भी नाम लिया। वो क्या मैसेजेस देना चाह रहे थे या किस तरह से जो वो जिस चीज़ के हवाले से बात कर रहे थे हम अपने पैनल से पूछेंगे कि क्या वो चीज़ें मुमकिन तौर पर नज़र आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जब कल असम्बली में आए थे तो वहाँ उनका मौक़िफ़ कुछ और था जिससे ये तासर सामने आ रहा था कि शायद वो बानी तहरीक इंसाफ की बात को इंडोज़ करते हुए नज़र आ रही हैं और कुछ सीनियर सहाफ़ियों का मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि ये असम्बली लॉन्ग टर्म चलने वाली हमें नज़र नहीं आ रही। ये भी मुमकिन तौर पर चांसेस हैं कि शायद बानी तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर निकालना पड़े। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद मुशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, फाइनली आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो हमने इजलास देखना था कौमी असम्बली का, आज 16वां इजलास मुनक्किद हो गया, स्पीकर कौमी असम्बली भी मुंतखब हो गए और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए। आज जिस तरह से असम्बली का जो माहौल रहा, शोर शराबा था और शोर शराबे के दौरान जिस तरह से हलफ उठाया गया और फिर अपोजिशन की तरफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, आप उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा जी। ये हमारी 16वीं कौमी असम्बली का इजलास था, 16वां इजलास नहीं, 16वीं कौमी। एक अच्छी बात यह है कि चले एक जमहूरी इक़्तिदार आगे बढ़ रही है, हमारी एक मुंतखब असम्बली। बेशक इस आज की असम्बली के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और आज पहले दिन ही वहाँ पे जो तकारीर हमें देखने को मिली, जो वहाँ पे शोर वहाँ पे सुनाई दिया, काश ऐसा ना होता जी। बिल्कुल, काश ये असम्बली बिल्कुल एक स्मूथ प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ती। लेकिन आज पहले दिन ही बहुत सारे ऐसे पैगामात सामने आए, ऐसी गुफ्तगू सामने आई जो मैं समझता हूँ कि पहले दिन जो आगाज़ जब असम्बली का हो रहा है उस वक़्त ये अलार्मिंग है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात जो आज महमूद अचकज़ई साहब का आपने जिक्र किया, उनकी तकरीर जो है वो बड़ी एक मनी हेज़ मैं समझता हूँ। उन्होंने आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, जमहूरियत के फ़रोग़ की बात की, लेकिन साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की निशानदेही की कि जो हमारी आइन के लिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए और हमारी जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह हैं। माजी में भी हमने नुकसान उठाए और मुस्तकबिल की भी उन्होंने ना सिर्फ निशानदेही की बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टियाँ जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, उन तीनों से उन्होंने वादा मांगा कि आप वादा करें कि हम मिलकर इन चीज़ों को ठीक करें और आगे बढ़ें। अब वो चीज़ें क्या थी? देखिए, सबसे पहला जो उनका एक उन्होंने निशानदेही की वो थी इंतखाबात में होने वाली धांधलियाँ जी। बिल्कुल, जिसके ऊपर सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब अकेले बात नहीं कर रहे, जिसके ऊपर आलमोस्ट तमाम सियासी जमातें वो बात कर रही हैं, मासवाए दो बड़ी पार्टियों के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी जुज़वी तौर पर उस पर बात कर रही है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिस तरह PTI है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसमें ANP है, महमूद अचकज़ई साहब हैं, ये तमाम लोग उस पर खुलम खुला बात कर रहे हैं और निशानदेही कर रहे हैं कि धांधली किस लेवल तक हुई और किस तरह हुई। अचकज़ई साहब ने तो आज बहुत ही खुल के, उन्होंने तो आज करप्शन के भी इल्ज़ाम आयद किए कि लोगों को पैसे लेके उनको सीटें दिलवाई गई
जो कि मैं समझता हूँ कि बड़े गौर तलब और इस पे इंक्वायरी की ज़रूरत है। और जो उन्होंने मुतालबा भी किया है आर्मी चीफ साहब से कि इसकी जो निशानदेही वो कर रहे हैं इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए। अगर किसी भी बंदे ने, किसी भी शख्स ने इनफरादी तौर पर जमहूरियत को, इंतखाबात को नुकसान पहुँचाया और बिलवास्ता उसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उस पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचाया, उस पार्लियामेंट का तकद्दस मजरूह किया गया है कि जिसके अंदर सीट लोग अवामी मैंडेट के ज़रिए लोगों ने आना होता है, वहाँ पे उस मैंडेट को रोंद कर अगर लोग पहुँचे हैं और ये बड़े बड़े कद्दावर जो शख्सियात हैं वो निशानदेही कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा हैं उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि उनकी की गई निशानदेही के ऊपर फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, उस पर कमीशन बनाए जाएँ, कमेटियाँ बनाई जाएँ, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। और ये तमाम तर उंगलियाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रही हैं। ठीक हो गया। नौशाद साहब, आज हमने जिस तरह से बात करें असेंबली की कार्रवाई के हवाले से, तो जिन चीज़ों को हाईलाइट किया आमिर डोगर साहब ने, उन्होंने कहा ये इलेक्शन नहीं, मुझे ऑक्शन नज़र आई। फिर साथ ही में इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कुछ हमें महमूद खान अचकज़ई साहब की भी बातों से महसूस हुए। मौलाना साहब भी असेंबली के फोरम पर मौजूद नहीं थे। आज एक गैर मामूली किस्म की उन्होंने जो तकरीर की है और कुछ उसमें उन्होंने जिनके एजेंडाज थे जिस पर उन्होंने हाईलाइट किया है और तमाम पार्टीज़ को मुत्तफ़िक करने की कोशिश की है कि आज पहले दिन ही इसी करारदाद को मंजूर किया जाए। आप किस तरह से देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सियासी जो मामलात हैं उसके अंदर इस हद तक उलझ गए हैं कि हमें फ़लस्तीन भूल गया है। मैं चाहूँगा कि हम 10 सेकंड की खामोशी इख्तियार करें उन लोगों के लिए, भूखे लोग जो हैं जिनके ऊपर हेलीकॉप्टरों से फायरिंग कर दी जाए। बड़ा तकलीफ दे है बोलने में, नुकसानदेह भी, बड़ी अजीब सी मामला है, शायद मेरे अल्फाज साथ नहीं देते। तो मेरा ख्याल है 10 सेकंड मैं अपने चैनल की तरफ से भी, हम सब टीम की तरफ से जरूर 10 सेकंड की खामोशी इख्तियार करें, और जो हमारे नाजरीन हैं वो जो भी इस मामले में कर सकते हैं उनके लिए फातिहा भी कहें, उनके लिए 10 सेकंड की खामोशी इख्तियार करनी है, 1 मिनट की करनी है, वो ज़रूर करें। इससे ज़्यादा ज़रा मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहरहाल ये एक न्यूज़ चैनल है, हमारी मजबूरियाँ हैं। जो बात आपने कही है, आदम चौधरी साहब ने खासी तफसील से उस पर तो बात की है। ये बात दुरुस्त है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं पर भी इंतखाबात में धांधली हुई है, इसमें से मैं प्रोपेगेंडा को माइनस करके बात करता हूँ हमेशा, लेकिन अगर ये कही गई है और जब आपके मुल्क के नामवर लोग हों या जो जमहूरी इक़्तिदार को जो चलाते हों और जमहूरियत के और जमहूरियत के लिए अपनी काविशें करते हों, वो जब कोई बात कहें तो, और असम्बली फ्लोर पर जब कोई बात की जाती है तो वो इंतहाई ज़िम्मेदारी की बात होती है, ज़िम्मेदारी से की भी जानी चाहिए। और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जी ये कह रहे हैं तो इसके ऊपर गौर ख़ौज़ भी किया जाना चाहिए, और किसी एक जमात की तरफ से नहीं, तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनको इन बातों को रद्द नहीं करना चाहिए, इस पर गौर ख़ौज़ भी करना चाहिए, और इसके लिए कोई अमली इक़दामात लिए जाने चाहिए। जैसा उन्होंने प्रपोज़ किया है कि इंक्वायरी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, मैं भी ये समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जो मिजाज आज मैंने KP के असम्बली में देखा है, ये जो नेशनल असम्बली में हम देख रहे हैं जिस किस्म की तकारीर की जा रही हैं, अगर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ता गया तो शायद जो असल काम है उससे तवज्जो हट जाएगी, जिसका रोना हम भी रोते हैं, मईशत की बात करते हैं, इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो शायद मुमकिन नहीं रहेगा। बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है, और इस पर ये इसका जवाब दे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए। तमाम तर मामला जो हैं, जो भी इंतखाबात के ऊपर उंगली उठ रही है या जो भी क्वेश्चन मार्क है या जो भी जवाब चाहिए, इंक्वायरी करनी है, उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है। बिल्कुल। अब आ जाइए आप असम्बली की तरफ। देखिए, अब आप कहते हैं ऑक्शन, तो ऑक्शन में तो फिर आमिर डोगर साहब भी शामिल थे, तमाम तर लोग शामिल थे, जो भी असम्बली मेंबर बना है। मैं नहीं समझता, असल में अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होता है, और कम अज़ कम असम्बली मेंबरान को जो ये दावा करते हैं कि वो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, और सबसे बड़ा हाउस है, मतलब सेनेट के बाद, जिसको हम ऐवान ज़ेरी कहते हैं, लेकिन अदरवाइज सबसे बड़ा हाउस है जो जहाँ पे पार्लियामान में लोग अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करके भेजते हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास रहना चाहिए, जो कि है एक लिहाज से देखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
जो उसके बैक्ड कैंडिडेट है, आप उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें, जो भी कहें, लेकिन वो तमाम लोग जो है उन्होंने 91 वोट दिए हैं। बिल्कुल, उनका एक वोट भी मिसिंग नहीं हुआ। 91 वोट्स उन्होंने दिए हैं जी। अब मामला ये है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि जी हम पे इतना प्रेशर था, ये उनके अल्फाज हैं आमिर डोगर साहब के, इतना प्रेशर था कि बस पूछे मत, लेकिन वोट हमारे पूरे हैं। पता नहीं किस किस्म का प्रेशर है। वो बता रहे थे कि दोबारा कीन पे स्टिल उस दिन तक मतलब आज की दिन तक प्रेशर रहा है वोटिंग के अमल से पहले। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, जिम्मेदार हैं, असेंबली में कह रहे हैं। उनके जो ये जो उनकी जो बात कही जा रही है, इसको तमाम असम्बली मेंबरान को, तमाम जमातों को मिलके इसका नोटिस लेना चाहिए। किसी असम्बली मेंबर पे कोई प्रेशर नहीं दिया जा सकता, भी तो नहीं ना दिया जाना चाहिए। अब आ जाए आप मखसूस, मुझे पता था कि मखसूस नशिस्तों का मामला देखिए, मैं बारहा ये कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह जमात इस्लामी या वो जमात जो कोई पार्लिमानी जमात है प्रॉपर तरीके से उसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए। ये मेरी नज़र में उनकी एक शॉर्ट साइटेडनेस थी कि वो उसके साथ किया, क्योंकि अभी जो आर्गूमेंट हमने सुना, जो इससे पहले जो मैंने सुना, उससे पहले मैं ये कह चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हो कि बाद में ये इशू बन जाए कि क्या ये पार्लिमानी जमात है कि नहीं, क्योंकि जो उनके अपने लीडर हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस टिकट पर आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन, हमने पहले दिन भी ये बात की थी कि भाई मखसूस नशिस्तें अगर उनकी बनती है उनको दे देनी चाहिए, लेकिन वो जो दे देनी चाहिए वो उतनी ही हैं जितनी हो सकती हैं। अब 180 हैं, 225 हैं, 224 हैं, ये ना वो बचपन में मैं कहता था कि यार वो जो है ना, हम छोटे हुआ करते थे तो कहते छाते होता था गुड्डी में फड़दा, या ये इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि मेरी जो मेरा ख्वाब टूट गया। लेकिन प्रोपेगेंडा से सिर्फ, जी जरूर पूछें, प्रोपेगेंडा से सिर्फ मामला नहीं बनेगा भाई। आप असेंबली मेंबर के दौरान आप आ गए हैं, ठीक है, कहीं पर फर्ज करें, क्योंकि टोटल 30 तो दरखास्तें दायर की हैं हल्कों पे, अब 30 की जगह जुबानी कलामी आप 80 क्लेम करते रहे या 225 बनाते रहे, लेकिन आप दरखास्तें सिर्फ 30 दायर करें, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती। बात उतनी की जानी चाहिए। अब कम से कम देखिए ना, हो गया, मान लिया, सारा कुछ हो गया, अब कम से कम आप जिम्मेदारी का मुजाहरा, आप जो असेंबली में खड़े हैं वो एक वोट लेकर आए ना, वो अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, तो उनको जिम्मेदारी के साथ मामला को आगे बढ़ाना है। आजम साहब, हमने देखा इससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो रवायत थी, इलेक्शन कमीशन को याद आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दफा, अगेन अब जब दोबारा हुए तो उसको फिर अगेन चैलेंज कर दिया गया उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। आज मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने खास किसी एक अच्छी मतलब पार्लिमानी जमात को उन्हें शायद चूज करना चाहिए था, जमात इस्लामी भी हो सकती थी, उन्होंने एक ऐसी मजहबी जमात का इंतखाब किया है। तो जनाब क्या क्या कहेंगे आप इस सवाल में? या कोई ऐसी जमात, जी मतलब देखें, जिस पे बड़ी एक अजीब सी बात है कि अपनी बारी हो तो सब कुछ ठीक है जी, और कोई दूसरी जमात या कोई आपके अपोजिट जो है वो उनके हक की बात हो तो वो गलत काज है। आप इंतखाबात से थोड़ा सा पहले भी चली जाएं, इलेक्शन कमीशन का रोल सारी दुनिया को पता है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को उसके निशान से महरूम किया और उनको तरह तरह की उनको मसाइल उनके सामने खड़े किए इंतखाबात के लिए। अब मखसूस नशिस्तों पे आके एक तो चले इलेक्शन कमीशन की रुकावटें, दूसरी तरफ सो मच सो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पार्लियामेंट के अंदर खड़ी हो गई, तकाजा कर रही है जी वो सीटें भी हमें दे दें। क्या वो उनका ही नहीं आता? ये बड़ी अजीब बात है कि आप 80-90 सीटों पे बकौल पीटीआई के पहले डका मार के आए हैं, मैंडेट छीन के आप पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, और अब बजाय आप कि उनकी सीटें वापस करें, आप मजीद सीटें उनसे छीनने का तकाजा कर रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हो गए। दूसरा, इस वक्त हमारी जो आम एक परसेप्शन भी पाई जा रही है, कुछ इतलात भी हैं और कुछ सबूत के तौर पर, जिस तरह लोधरा की सीट पे हुआ है कि कुछ हलकों के अंदर बाकायदा पीटीआई के लोगों के जो बैलेट पेपर थे, जो 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार से लोग जीते हुए हैं, जिनको नोटिफाई किया गया है, उनके बैलेट पेपर को खोल के दोबारा रीस्टैंप किया गया, उनके वोट ज़ाया किए जा रहे हैं और उन्हें 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार से हराया जा रहा है। 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर ये वाला काम हो रहा है, जो कि मुस्लिम लीग नून के भी बड़े जुम्मेदार लोग ये दावा कर चुके हैं कि 10-15 सीटें और लूज़ करेगी पीटीआई। ठीक है, ये इस तरफ लेके जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी जमहूरी रवायात है जिनको फ़रोग दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं मखसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह से।
आप वफाक में नहीं दे रहे जी। आप पंजाब में नहीं दे रहे, आप केपी का क्या करेंगे? वहां पे तो बिल्कुल क्लियर एक मैंडेट है, ऐसा ही है, ठीक है। उसकी 147 अगर हाउस की सीटें बनती हैं तो क्या 116 पे पूरा हाउस चलाना है आपने? आप मखसूस नशिस्तों का आपको फैसला तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठे हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी। वो आपको पता है वो कौन है? वो सईद मेहदी साहब के दामाद है। अच्छा। और सईद मेहदी साहब कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त थे, उनके बहुत करीबी हैं। तो लिहाजा सारी दुनिया को पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि पीटीआई को किसी भी तरीके से मैं क्रश कर दूं, ख़त्म कर दूं। अब मखसूस नशिस्तें नहीं देगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये फैसला तो अभी बात की बात है, तो ये तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कह रहा है कि नहीं देगा। अल्टीमेटली इन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब देखना ये है क्या अदालतें इंसाफ देती हैं। और आज महमूद अचकज़ई साहब का एक बयान इसमें मैं ज़रूर इसे रिलेट करूँगा। उन्होंने कहा है कि वो जजेस जो जमहूरियत के साथ खड़े हुए और वो जजेस जो डिक्टेटरशिप और मार्शल के साथ खड़े हुए, जो डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हुए, मार्शल के जिन्होंने साथ दिया, उनको जितनी मराहत उन्होंने ज़िंदगी में लिया उनकी फैमिलियों से वसूल की जाए, और जिन्होंने जमहूरियत के लिए खड़े हुए वो उनकी फैमिलीज़ को वो तमाम राहत भी दी जाए, उन्हें नेशनल हीरो भी बनाया जाए। और ये तमाम जुडिशरी के लिए ये पैगाम है, जब आप जमहूरियत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे आपको नेशनल हीरो समझा जाएगा। जब आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपको याद है जस्टिस मुनीर साहब भी याद है और भी कई जज याद है, उनके फैसले भी याद है, तो पूरी कौम उनको भी याद रखती है। ठीक है नौशाद साहब, अगेन फिर भी बात आ जाती है कि यहाँ पे कुछ मेन रोल जो है वो इदारों का होना चाहिए, जिसके अंदर अदलिया पे भी फोकस किया गया। आज पार्लियामेंट पे भी यही बात की जा रही थी जब हमने असेंबली के फोरम पे स्पीचेस को सुना। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ भी अगेन हाईलाइट किया जा रहा है। जनाब, ये अगर फॉर एग्जांपल जैसे कहा जा रहा है कि जी नशिस्तें अगर इतनी हैं इतनी नहीं है, जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं उतना खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दे रहा है, या क्यों नहीं उनको सुना जा रहा, और आवाम को क्यों ये तासर दिखाया जा रहा है कि वो इस वक्त एक जानिबदार किरदार अदा कर रहा है इलेक्शन कमीशन? ये खैर एक जमात की तरफ से ही दिखाया जा रहा है। ये वो जिस सईद मेहदी साहब के जो दामाद हैं वो लगाया उनको इमरान खान ने था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगाए गए थे। सही। पता नहीं क्या सोच के लगाया था, या सईद मेहदी से क्या उस वक्त डील हुई थी इमरान खान साहब की, या मुझे नहीं पता, ये अब चॉइस आप बता सकते हैं कि वो किसके दस्ते रास्त थे और किसके गुड बुक्स में थे और क्या फ़ायदे दे रहे थे या क्या नुकसान दे रहे थे। बात यह है, देखिए दो चीज़ों को समझ लीजिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उसकी नशिस्तें मिल जाएँ, ठीक है, मुझे उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, उनको मिल जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको उनके लिए बेहतरी है, मिल जाए। एक बात। अब जब ऊपर नेशनल असेंबली में मिलेंगी, फर्ज करें अगर मिलेंगी तो केपी के असेंबली में मिल जाएंगी, अगर नेशनल में नहीं मिलेंगी तो केपी के में कैसे दी जा सकती हैं, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक फैसला है जो उससे जुड़ा हुआ है। अब आ जाए तीसरी तरफ। तीसरी तरफ का मामला ये है, मेरा ये ख्याल था कि नून लीग को, एमकेएम को और पीपल्स पार्टी को ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान रहना चाहिए था मामला। लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी एक राय है, वो हो सकता है वो समझते हैं कि वो लड़ें, लेकिन ये बात रूल्स के मुताबिक, जो असम्बली के रूल्स के मुताबिक, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये नशिस्तें जो हैं वो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाएंगी तो ये ज़ाया नहीं की जाती नशिस्तें, ठीक है, ये असम्बली रूल्स के मुताबिक वो डिवाइड कर दी जाएंगी उसी प्रोपोर्शनेट पे जिस तरह पहले डिवाइड हुई हैं उसके मुताबिक, तो वो उनको मिलेंगी, वो नून लीग को भी मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगी, किसी और को भी मिलेंगी, मुझे नहीं पता किस किस को कितनी क्या रेशो बनेगी, वो मिल जाएंगी। इसके लिए उनका डिमांड करना ज़रूरी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो पॉइंट उठाया जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने पॉइंट ये जाके उठा दिया है कि ये पार्लिमानी जमात ही नहीं है, ये इलेक्शन ही नहीं लड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि जो साहबजादा साहब का एक लेटर मंजर आम पर आया है वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो 5% वाले कोटे, ये बात दुरुस्त है कि साहबजादा साहब ने ये कहा कि वो 5% जनरल नशिस्तों पर जो कोटा है उसकी बात की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक आध जमात के अलावा ना नून लीग ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना किसी और ने 5% नशिस्तें ख्वातीन को नहीं दी, यानी वो नहीं जीती। सुन लें जो वहां पे उन्होंने कह दिया ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इंतखाब लड़ा ही नहीं है, इनका हमने तो इंतखाबी निशान अलॉट ही नहीं करवाया, तो अगर वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं तो उनकी जमात को नशिस्तें कैसे देनी है? अब यहां आएगा नजरिया जरूरत। अब फैसला कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, या नजरिया जरूरत के मुताबिक हो। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाती हैं तो ये नजरिया जरूरत के मुताबिक फैसला है, तकनीकी बुनियादों पे मामला हो जाता है तो वो है। अब उससे अगला फैसला जो अदालतों ने करना है। यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक होते हैं कि आखिर वो नजरिया जरूरत के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाएगा या टेक्निकल बुनियादों पे किया जाएगा, ये सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात हो जाते हैं, उसके बाद फिर फैसले किए जाते हैं, असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, स्पीकर अनाउंस किए जाते हैं, स्पीकर अपना हलफ उठा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने अब आ रहा है वो यही आ रहा है कि तमाम पार्टीज को एक साथ इकट्ठे लेकर कैसे चलना है। और जैसे ब्रेक में जाने से पहले नुशाद साहब बात कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या नजरिया ज़रूरत को सामने रखा जाएगा या फिर कोई टेक्निकल तरीकों से कोई फैसला किया जाएगा। आजम चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन चीज़ों का मुतालबा कर रही है, बात की जा रही है, क्योंकि कानूनदान उनके पास भी मौजूद हैं और आइन को भी जो जानते हैं, क्या उनका ये मुतालबा जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत है या फिर वो उस बात से नावाकिफ़ है? अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि नज़रिया ज़रूरत कैसे बनेगा। जी, अगर जमहूरियत के जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो जमहूरी रवायात हैं, जी, अगर उनको आपने मद्देनज़र रखना है तो क्या वो नज़रिया ज़रूरत के तहत आती हैं? कभी नहीं। ये उनका जमहूरी हक़ है जो आपने देना है। जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, वो हामिद रज़ा साहब किस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। उसी से इलेक्शन लड़े थे ना? नहीं, वो आज़ाद लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन। जी, मेरी यार सुनो ना, टिकट तो था ही नहीं ना। टिकट वही टिकट, पार्टी तो रहने नहीं दी, पार्टी तो रहने नहीं दी, इंतखाबी निशान रहने नहीं दिया। अच्छा, आज़ाद थे। अच्छा जी, मैं मेरी यार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या इंडिया के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है? वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में वैसियत पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। देखिए, इस पे आपने एक चीज़ तय कर ली है कि एक काम नहीं करना, उसके लिए आप 150 जवाब खड़े कर लेंगे। अगर आपने एक तय कर लिया है कि नहीं, हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो तमाम जवाब खड़े ख़त्म हो जाते हैं जब आइन और कानून को सामने रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आइन को तो इस तरह रोंदा गया है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जिस तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। आज देखें, असम्बली के फ्लोर के ऊपर आइन के ऊपर होने वाले खिलवाड़ के हवाले से जो जिम्मेदार लोग हैं वो खड़े होकर बात कर रहे हैं कि आइन के साथ क्या कुछ किया गया। क्या आपने आइन के साथ हमेशा यही कुछ करना है? वो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि 75 सालों में हमने आइन के साथ जो कुछ किया है, या तमाम बड़ी पार्टियां हमारे साथ वादा करें कि आइन के साथ आइंदा ऐसे खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई नहीं कह रही, ये कोई पीटीआई के जो सपोर्टर है वो भी नहीं कह रहे, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग भी नहीं कह रहे, ये अचकज़ई साहब कह रहे हैं फ्लोर पे खड़े होके कि जीता इमरान खान है, जीता इमरान खान है, तो लिहाजा उसका मैंडेट तस्लीम किया जाए। देखिए, किसने वोट डाला है? अवाम ने डाला है। अगर आप अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि अवाम ने फैसला करना है कि इक़्तिदार किसके पास जाएगा, सीटें किसके पास जाएंगी, ये अवाम का फैसला है। आप अवाम के फैसले को तस्लीम करने की बजाय आप आज भी उन्हीं वो जो दकियानुसी से एक आपके हथकंडे, आप उसी के मुताबिक चीज़ों का रद्दोबदल कर रहे हैं। वो दुरुस्त कह रहे हैं कि आपने तो फैसला कर लिया था कि आपका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, सदर कौन होगा। भाई, ये असल में उनके जो पूरे उनके खिताब का बार बार इसलिए हवाला दे रहा हूँ, उन्होंने जो चीज़ें उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसमें एक चीज़ वो भूल गए, एक चीज़ भूल गए। आइन के खिलवाड़ के हवाले से वो किसी और तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने उन सियासतदानों और उन सियासी पार्टियों का जिक्र नहीं किया जो उसमें उनके आलाकार बनते हैं, जिनके कंधे और चेहरे इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है। आप 75 साल से शुरू हो जाए आज के दिन तक जो जो सियासतदान इस काम के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जिन जिन लोगों ने ये जमहूरियत को कमज़ोर किया है, मैं समझता हूँ वो कौमी मुजरम है। आज भी वो कौमी मुजरम है जो जमहूरियत के सामने, जमहूरियत के सामने। अच्छा निशात साहब, मेरी यार सुन लेना, आप मियां नवाज शरीफ साहब को बाद में डिफेंड कर लीजिएगा, मैं उन्हें कौमी मुजरम नहीं कह रहा, मैं उन्हें कौमी मुजरम करार नहीं दे रहा, अभी किसी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं। ठीक है, आपको सिर्फ एक वाकया याद आता है, आपको सिर्फ एक वाकया याद आता है 75 साल के अंदर इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है उसमें बेशुमार लोग हैं। अगर जजेस जमहूरियत को कमजोर करने के जिम्मेदार थे, जो सियासतदान भी जो अलाकार बने वो भी जिम्मेदार हैं। आज 2024 की असेंबली में जो सियासतदान अलाकार बने हैं, मैं समझता हूं कि सबसे पहले एहतसाब का अमल इनसे शुरू होना चाहिए कि जिन्होंने आज जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया। कल कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आज कहां गया वो नारा? आज दुनिया जहान में यही बात हो रही है कि ये तो वोट की इज्जत मांगते थे। आज तो उनके साथी जो पीडीएम गवर्नमेंट में उनके साथ बैठे थे, पिछली नून लीग की गवर्नमेंट में उनके इत्तेहादी थे महमूद खान अचकज़ई, आज वो भी कह रहे हैं
कि ये तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। ठीक हो गया, वोट को भी इज्जत दो और बात की जा रही है जिस चीज़ के हवाले से निशात साहब बात वैसे बहुत सीरियस की है, महमूद खान साहब ने भी की और जिस चीज़ की तरफ आज़म साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहा जाए, रिमोट कंट्रोल कहा जाए, वट कोई भी नाम दिया जाए, बल्कि हमने देखा कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा, किसी ने खलाई मखलूक कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। आज अगेन फिर वही बात की जा रही है, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ चीज़ों को वाइंड अप करके एक नए चैप्टर की तरफ जाना चाहिए? जो 75-76 साल से जो हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए और जैसे महमूद खान साहब कह रहे हैं कि एक नई चीज़ को किया जाए, तमाम लोग मुत्तफ़िका तौर पर उसके ऊपर इकट्ठे हो जाए। मुझे खुशी है कि आज आदम चौधरी साहब को जो है ना महमूद अचकज़ई पसंद आ गए हैं जी। 2018 के बाद से पसंद नहीं थे। सर आपको भी आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनकी मीम्स बना बना के इनको बोलने नहीं देती थी असम्बली के अंदर। उन्हें आज जो है ना मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बताऊं क्या नाम लेते थे, ये पता है आपको? भूल तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, मैं नून लीग वालों के नाम भी नहीं भूली, यकीन माने, जो वो खुद दिया करते थे पार्लियामेंट के फोरम्स पे खड़े होकर पीटीआई की खवातीन के लिए भी। अब मामला ये है, बेसिक मसला ये है कि हमें ना सिर्फ जमहूरियत याद आती है उस वक्त, और जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी ये जो हमें इतने लेक्चर देने आते हैं ना, ये सिर्फ उस वक्त याद आते हैं जब हमारा दिल चाह रहा होता है। अदरवाइज हमें जमहूरियत याद नहीं रहती। जब आरटीएस बैठ जाए और जो पपेट एक आए, वो बिलावल ने कहा था ना, वो भूला तो नहीं होगा, को पपेट आ जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने कहा कि गौहर अयूब साहब के बारे में ये बातें की हैं जितनी भी, कि ये जो कोई किसी के पास, उन्होंने बताया कि साइकिल का, किसी ने बताया कि साइकिल का निशान था, कभी शेर का निशान था, कभी पीटीआई का निशान था, बताया ना। जी जी बिल्कुल। और उनके जो दादा थे उनके बारे में भी जानते हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब के पसंदीदा जमात के वो उमर अयूब साहब की बात कर रहे हैं या बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उमर अयूब साहब की बात कर रहा हूँ कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे इनकी पसंदीदा पार्टी के। तो वो अब वो जाने और पार्टी जाने और चौधरी साहब जाने, पूछ लेंगे किस तरह से हैं, कैसे नहीं है, क्या मामला, ये कर लेंगे, आपस में तय कर लेंगे, वो बात नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है, मैं आपको बताता था कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद पैदा हुई है। ठीक। और ये भी क्या करता था कि ये तय करेगा वक्त कि उसे पोलियो हुआ है या उसको सिर्फ नमूनिया हुआ है। ठीक है। ये कितनी अच्छी बात है कि पार्लियामान जो है ना वो मजबूत हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है, वो मौजूद है और वहाँ इस तरह की बातें की जा रही हैं, वहाँ इन तमाम मौज़ूआत को जो ज़ेर बहस लाया जा रहा है। और ये उसी की विसासत से ये मौका भी आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो चलकर मौलाना फजलुर रहमान के पास भी गए। एक बार नहीं गए, अब तो कई बार जा चुके हैं। आज तो नवाज शरीफ साहब भी गए मनाने के लिए। वो तो हमेशा से जाते थे, वो पहली दफा नहीं गए। नजरिया जरूरत के तहत या मैं बताने लगा था, अब बात होने दे, नजरिया जरूरत है या जमहूरियत है, ये मैं आपको बताने लगा था। वो अचकज़ई भी उनको पसंद आ रहा है, जिसके खिलाफ वो बहुत सी गुफ्तगू करते रहे। बड़ी मीम्स मुझे याद है, मुझे भूली नहीं है, मेरी नज़र में है। पाकिस्तान तरीके चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाया करती थी जो जमहूरियत का दावा किया करते थे। मुझे फवाद चौधरी के स्टेटमेंट्स भी याद आ रहे हैं, मुझे शहरियार अफरीदी की तकरीरें भी याद आ रही हैं, मुझे बहुत सारे लोगों की तकरीरें याद आ रही हैं, उमर अयूब की तकरीरें भी याद आ रही हैं। ये तो गौहर साहब तो बेचारे अभी आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब अभी मंजर-ए-आम पर आए हैं। इससे पहले बहुत सारे, मुझे मुराद सईद भी याद आ रहा है, मुझे वो सारी असम्बली की तकरीरें मेरे ना फिल्म की तरह रिवाइंड हो रही हैं। जो जमहूरी ताकतें हैं, ये जमहूरी जमातें हैं, ये छोटी जमातें जो आज बड़ी पसंद आ गई हैं, वो उनके बारे में क्या कहा करते थे और उनके बारे में क्या राय रखा करते थे, ये सारी बातें मुझे मालूम है। मैंने मेरे आंखों देखे होती रही हैं, मैं इनको सुनता समझता रहा हूँ। मुझे महमूद खान अचकज़ई की पाबंदी भी याद है, मुझे उसकी टीवी पे म्यूट होना भी याद है, ये सारा कुछ याद है, मुझे भूला नहीं है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आज जो भी बात हो रही है वो असम्बली के फ्लोर पर हो रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि महमूद खान अचकज़ई की ये तमाम बातें 2018 में भी वो कर रहे थे, 2013 के बाद भी कर रहे थे। मैं आपको 2013 के बाद की भी तकरीर महमूद खान अचकज़ई की निकाल के दिखा देता हूँ, जिसमें वो इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। बात समझने की क्या है? बात समझने की ये है, जब ये कहा जाता था कि आप ये रास्ता इख्तियार ना करें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो तीसरी कुव्वत बनाई गई थी, उसको ये कहा जाता था कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलौना ना बने, आप जमहूरी तरीका इख्तियार करें, जमहूरियत के तरीके से आएँ, तो उस वक्त वो बात सुनी नहीं जाती थी। आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है, इन सियासतदानों को इकट्ठे बैठना है, बावजूद इसके कि मुझे पता है रिकंसिलिएशन का प्रोपेगेंडा किधर से लॉन्च किया गया, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं भी मीडिया मैन हूँ, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद इनको रिकंसिलिएशन करनी है, इनको वहां इकट्ठे बैठना है, प्रोपेगेंडा को एक साइड पर छोड़ दें, जो हकीकत है उस पर काम करें। अगर फर्ज करें वहां इलेक्शन कमीशन की गलती है, उसकी गलती निकलनी चाहिए, किसी और इदारे की गलती है वो भी सामने आना चाहिए। ये नहीं कि कोई इदारा जो है वो उससे इंसाफ से या उससे मुबर्रा है। जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है तो जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी जुडिशियल कराई जा सकती है तो वो करानी चाहिए। इस मामले को ठीक होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जिस असम्बली के लिए वोट दिए गए हैं, बावजूद इसके कि 1/3 पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट को मिले हैं, 2/3 उनकी मुखालफत में मिले हैं, इसके बावजूद चूंकि ये सारे अवाम के वोटों से आए हुए हैं, इनको मिल बैठकर उसको इंश्योर करना है, जो हम 2013 के बाद भी रोते थे, 18 के बाद भी रोते थे, कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करें, ताकि आइंदा हर हुकूमत आने के बाद ये मामला ना उठे कि कभी एक ग्रीव पार्टी होती है, दूसरा रो रहा होता है। आजम साहब, इतनी सारी बातों को याद किया गया है तो मुझे भी कुछ बातें याद आई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के लिए जिस तरह की गुफ्तगू की जाती रही, फिर एक दूसरे के गले पकड़ने पे, मेरी बात सुन के और फिर रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। आज निशात साहब मेरे भाई जरा खुश हुए हैं, लेकिन मेरी बात सुनकर इनकी खुशी मांद पड़ जाएगी। 2013-14 की जो बात कर रहे हैं ना, आपको पता है कि उस वक्त नून लीग हमें जो है ना पलकों पे बिठाती थी, क्योंकि हम उस वक्त आइन की बात करते थे, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, तो नून लीग की नज़र में हम हीरो थे। और जब आज हम जब मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, मैं वो आदमी हूँ कि 2018 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो मैं प्रेसिडेंट था लाहौर प्रेस क्लब का, मैंने 26 एहतजाज किए पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, माल रोड पे जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, ठीक है। वो क्यों किए कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद किया जा रहा था, लोगों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई, मैंने उसके खिलाफ एहतजाज किया। आज तो हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि पुलिस हमारे घर में घुस जाए, हमारे बच्चों को मारे, हमारा सामान तोड़े, हमें उठा के ले जाए। इमरान रियाज आपके सामने एग्जांपल है, वही असद तूर जिसके घर कल पीडीएम पूरी गई थी कि उस बंदे के जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उसको मारा गया, पूरी पीडीएम उसके घर गई, आज वो वही बात कर रहा है, आज पूरी पीडीएम उसके खिलाफ है, वो गिरफ्तार है। ये हम लोग ना तो सियासी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन है, ना हमारा इनसे तल्लक है। निशात साहब का होगा वास्ता उनसे, मुझे तो कोई कारकुन भी नहीं जानता, ना मैं रवादार हूं कि मैं जाके उससे मिलूं या मैं उसको अपना तारफ कराऊं। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, मुझे इन पार्टियों से कोई गर्ज नहीं, मुझे गर्ज है जमहूरियत से, मुझे गर्ज है आइन से, मुझे गर्ज है रूल ऑफ लॉ से, मुझे गर्ज है बुनियादी इंसानी हकूक से, मुझे गर्ज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। और कल को नवाज शरीफ के साथ ये होगा, हम उसके लिए भी बोलेंगे, हम कल भी उसके लिए बोल रहे थे, आज इमरान के लिए बोल रहे हैं, कल फिर इनके लिए बोलेंगे, क्योंकि बहुत जल्द दिन पे वो टाइम आने वाला है। ये सारी बातें दुरुस्त है चॉइस आपकी। मैं अब बात जो कर रहे हैं ना निशात साहब करके बाकी करते हैं, जो नथी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, किसको नथी करना? माजरत चाहता हूँ निशात साहब, हम ना कल नथी थे, ना आज नथी है, ना कल नथी हो गई। आप बात आ जाती है रूल ऑफ लॉ की, आप रूल ऑफ लॉ की जब बात करते हैं, जब आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आप देखते हैं कि इस वक्त जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंच रहा है या इनके इक़्तिदार को फायदा पहुंच रहा है, यहाँ पे ये आइन ठीक है। और जब यहाँ पे बात आती है तो वो गैर आइनी है जी, उनको सीटें देना वो नजरिया जरूरत बन जाता है। अच्छा, अब कहा कि मकसूद मेरी ख्वाहिश है कि अब आ जाए उनको मिले, मैंने ये नहीं कहा अब आ जाए इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी हम बात करते हैं, तो आप बात अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी एक ड्राइंग रूम में बैठकर एक फैसला करके इलेक्शन करवा लें, वो बड़ा आईनी है, वहां पे आइन बहुत मुकद्दम है। और जब पीटीआई अपना इलेक्शन कराए और वो आइन आप देखें कि पूरा इस वक्त पिछले 3 माह से पीटीआई के आइन को डिस्कस किया जा रहा है कि पीटीआई के आइन ये कहता है, पीटीआई पाकिस्तान के आइन को रौंदा जा रहा है, पाकिस्तान के आइन की किसी को परवाह नहीं है, पीटीआई के आइन की सबसे ज्यादा परवाह है। वो खुदा का खौफ खाएं, इस अवाम पे रहम करें। इस अवाम ने अगर इलेक्शन पे उम्मीद लगाई थी, अवाम को ये उम्मीद थी कि इलेक्शन लड़के ये लोग आएंगे, अवामी मसाइल को हल करेंगे, और ये तो रौंद के आ गए उस जो तो मैंडेट अवाम ने दिया, और ये क्या मसाइल हल करेंगे। इनके आने से पहले महंगाई के रेले आने शुरू हो गए इस अवाम के ऊपर। बिल्कुल ब्रेक ही ले लें चॉइस साहब, सारी बात तो वो करते हैं, लेकिन बोलते बिल्कुल पीटीआई स्पोक्समैन की तरह, उनके बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स बोल देते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और बतौर कौमी असम्बली के तौर पर या सादिक साहब जो इन चैलेंजेस को किस तरह से डील करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो चुके हुए हैं, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी साहब भी यही चाहते हैं। आज पूरा एक वफ्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के हमरा नवाज शरीफ के हमरा उनके घर मौजूद था और जब ख्वाजा साद रफीक साहब से पूछा गया कि आखिर क्या मामला तय पाए गए तो उन्होंने कहा अच्छी खबर आएगी, बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। खैर की खबर है, वो खैर की खबर क्या हो सकती है इस पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली बात करेंगे IMF के हवाले से कि IMF को जो एक ख़त लिखा गया 2 रोज़ कबल हमने पहले देखा था कि एक न्यूज़ सामने आई थी जिसके ऊपर हमने तर्जुमान बानी PTI जो हैं वो रऊफ हसन साहब, उन्होंने ख़त लिखा IMF को। उसके मतन को हाईलाइट किया जा रहा है कि आखिर यह ख़त क्यों लिखा गया, जबकि हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि जहाँ हमारा इकॉनमी के हवाले से अगर बात की जाए एक प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर इस तरह का ख़त लिखना जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये क्यों लिखा गया। इसी के साथ साथ जी कुछ महंगाई पे भी बात कर लेंगे कि आज रमज़ान पैकेजेस भी अनाउंस किए जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था और आज जैसे ही नई कौमी असम्बली बनी है तो उनके अलाउंसेस भी सामने आ गए और वो काफ़ी होशरबा हैं कि जिसको देख कर इंसान की अकल दंग रह जाती है कि एक तरफ पे एक आम आदमी जो है वो अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहा है तो दूसरी तरफ पर वहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट जो है वो मराद की सामने आ चुकी हुई है। आज़म चौधरी साहब, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बताइए कि वो क्या चाहते हैं आखिर, और आज उनसे मुलाकातें भी की जा रही हैं, खैर की खबर आ सकती है, खैर की खबर क्या होगी? मौलाना साहब को आपने पिछले 5-7 साल से इक़्तिदार से बाहर रखा हुआ है। अब मौलाना साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन भी लड़वा लिया आपने। अब मौलाना साहब चाहते थे कि वो सदर बने जी। इसके अलावा उनका आपको पता है कि KPK उनकी बहुत बुनियाद है, बेस है उनकी। KPK अंदर वो हिस्सा मांगते थे, वफाक के अंदर जो हिस्सा मांगते, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की जा सकती। मौलाना साहब उतनी सीटें नहीं ले सके और ये जो बंदर बांट हो रही है ये हिस्सा बकदरे जुस्सा पे हो रही है, क्योंकि ये सारे लोग अपनी सीटें तो लेके नहीं आए। ये तो शादी ब्याह में ना आजकल कहते हैं सलामी, पंजाबी में हम कहते थे न्योंदरा, ये न्योंदरे की सीटें हैं जो इनको मिली हुई हैं। अच्छा। और उस पर बंदर बांट कर रहे हैं सारे। अब मौलाना साहब उसमें से अपना हिस्सा मांग रहे हैं न्योंदरों में से। ठीक हो गया। तो मौलाना साहब की वो जो शादी होती है जिस लड़के लड़की की न्योंदरा उनको मिलता है, अब मौलाना साहब उस शादी के अंदर नहीं है शामिल। लेकिन आपने इनको बड़ा तो बनाया था शादी के अंदर। इसलिए वो बनाया था, वो पहले बनाया था, अब उनकी ज़रूरत नहीं इनको। जिस तरह MQM वाले कह रहे हैं ना कि वो उनकी ऑडियो लीक हुई हैं टसोरी साहब की और मुस्तफा कमाल की, वो कहते हैं कि तुम लोग जो है ना लेके ही कुछ नहीं आए, तुम्हें मैंडेट ही नहीं मिला, तो लिहाजा तुम हकदार ही नहीं हो इन चीज़ों के। यही मौलाना साहब का हाल है। अब ये इनकी आपस की लड़ाई, ये सारे आपस में एक ही थे। जब 16 महीने इन्होंने हुकूमत की उस वक्त शेर व शुक्र थे, लेकिन आज क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और सारे पोल खोल रहे हैं एक दूसरे के। अब मौलाना साहब ने रजीम चेंज का पोल भी खोला है, बिल्कुल। अब अचकज़ई साहब ने उन्होंने भी पोल खोला है। वोट को इज्जत दो की बात सबसे पहले अचकज़ई साहब ने उठाई थी। अब MQM वाले हैं वो भी पोल खोल रहे हैं। ये आप थोड़ा सा ये जो आपने शुरू में बात की थी ना, ये असम्बलियाँ चलती हुई नज़र नहीं आ रही, उसकी अल्लाह ना करे कि असम्बलियाँ अपना टेन्योर पूरा ना करें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है क्योंकि इस पे कौम का पैसा और कौम का तोक़ुआत होती हैं। ये असम्बलियाँ इसलिए टेन्योर पूरा करती हुई नज़र नहीं आती क्योंकि जब जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हों, न्योंदरे की सीटों पे बैठे हों, तो फिर बंदर बांट की लड़ाइयाँ जारी रहती हैं। ठीक है जी। मौलाना साहब के हवाले से देखिए नाराज़ वो हो गए, वो कह रहे हैं पहले तो आपने मुझे हेड बनाया था, सारी चीज़ों में आप मुझे सामने रखते थे, आज नवाज शरीफ साहब खुद गए बजाते खुद उनसे मिलने के लिए, बाकायदा पूरा एक वफ्द भी था। खैर की खबर क्या हो सकती है और मौलाना साहब क्यों नाराज हैं? मौलाना साहब नाराज इसलिए हैं कि उनको KPK से मैंडेट नहीं मिला। नजरिया जरूरत के तहत धांधला किया गया है वो उसको धांधला ही बोलते हैं। उनका तो मसला ही PTI से है क्योंकि उनको KPK से मैंडेट नहीं मिला, इसलिए वो KPK से लड़ रहे हैं। अब ये तो अभी जिस चीज़ पे आप खुशियाँ मना रहे हैं, थोड़ा दिन ठहर जाएं फिर देखेंगे कि खुशियाँ मनाने वाली बात थी या कोई थी। नाजरीन ज़रूर फैसला ये करेंगे कि चौधरी साहब बड़ा न्यूट्रल अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन यहाँ न्योंदरे और पता नहीं क्या क्या, ये न्योंदरे पता है 2018 में MQM को भी दिए गए थे जब इत्तेहादी बनाए गए थे ना, वो जितने इत्तेहादी जिन्होंने बैसाखियाँ खींची थी ना तहरीक अदम इत्तेमाद के वक्त में, ये न्योंदरे उन्हें भी दिए जाते रहे। तो अगर न्योंदरा उस वक्त भी दिया जा सकता तो आज भी न्योंदरे होंगे, उस वक्त बंदर बांट थी तो आज भी बंदर बांट होगी। तो ये तो इसी तरह ही है। ये इससे पता चलता है ना, मैंने कहा था स्पोक्स पर्सन PTI का स्पोक्स, वो यकीन करे वो इनसे गाइडेंस लेते होंगे। आप रऊफ साहब से देखें ना, रऊफ साहब सुनते होंगे आलम चौधरी साहब को, यार इनसे को पॉइंट मिलेगा जिससे जस्टिफाई हो जाएंगी चीज़ें। अब मामला ये है, चौधरी शाह साहब की तरह इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, गलतफहमी है इनको। चलो ये तो अब इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये तो PTI जाने और आप जाने, ये तो आपका और उनका मामला है। बात ये है, देखिए जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ये हैं कि जो तकारीर आज KPK असम्बली में उनके जो नए वज़ीर आला उन्होंने की है, उस तकरीर में और मरियम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मरियम नवाज शरीफ साहबा उठ के गई थी अपोजिशन लीडर के पास,
आज वजीर आला इलेक्ट होने के बाद वो नहीं गए, जो वहाँ के वो थे, मुझे बात पूरी कर लेते फिर आप समझ गइएगा। इसी तरह से आज जब अयाज सादिक साहब जो है वो इलेक्ट हुए तो वो तमाम लोगों से मिले जाकर असेंबली के अंदर। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है, ये जो मामला बना हुआ है, असल में आज फारूक सत्तार ने भी एक बात कही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जब अपने आप को 100% दुरुस्त समझें और दूसरे को 100% गलत समझें, तो फिर ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है ना, ये आपको किसी तरफ ले जाने नहीं देता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, सियासी अमल को सियासी तरीके से ही किया जाएगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना रास्ते और भी बहुत सारे होते हैं, फिर कोई ना कोई दूसरे रास्ते निकलते हैं जो गैर जमहूरी होंगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अब मामला ये है कि पार्लियामान के हाथ में है, सियासतदानों के हाथ में है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान साहब के पास जाएं, इमरान खान मौलाना के पास जाएं, या ये तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के पास जाएं, चाहे इसको बंदर बाट कह लें, चाहे आपस में बातचीत कह लें, लेकिन ये सियासी प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रोसेस को हर हाल में इनको आपस में बैठकर कौम का सोचना चाहिए। अवाम जिसकी बात महंगाई और मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, महंगाई की भी कुछ बात कर लेते हैं जनाब। IMF को भी खत लिखने को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, उसके मतन को काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए था? अच्छा जी, IMF के खत के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। थोड़े दिन कुछ मतलब चंद साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक तकरीर की थी $6 अरब के हवाले से, और उन्होंने एक ख़ास जो बजट है उसको कटेल करने की बात की थी और IMF को एड्रेस किया था उन्होंने। आज जब IMF के खत के मंदरजात सामने आए हैं PTI के, उसमें जो पहला जुमला है वो यह कि पाकिस्तान की इमदाद ना रोकी जाए, यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबी अमल है जमहूरियत का हवाले से, इसके ऊपर IMF गौर करे। अब जब PDM गवर्नमेंट थी उस वक़्त IMF अगर गैर सियासी है, उस वक़्त PDM गवर्नमेंट ने IMF को ज़मान पार क्यों भेज दिया था इमरान खान से मुलाकात के लिए? ठीक है, उनके साथ क्यों मुलाकात करवाई PDM ने उस वक़्त? आज अगर उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है तो इमरान खान ने अगर उनको खत लिखा है तो खत से दर्जात सामने आने से पहले बड़ा प्रोपोगेट किया जा रहा था कि पता नहीं स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है, एंटी स्टेट काम कर रहा है। अभी उसने पहले ही जुमला ये लिख दिया है कि सबसे पहले कि पाकिस्तान की इमदाद ना रोकी जाए, उसके बाद आगे वो सियासी बात शुरू कर रहा है। बात यह है कि आप उस खत का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना IMF को कोई फ़र्क पड़ता है, ना पाकिस्तान को पड़ता है, ना पाकिस्तान में कर्जे आने ना आने से पड़ता है। असल चीज़ यह है कि उन कर्ज़ों का सही इस्तेमाल, जिसकी निशानदेही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी की थी, क्योंकि हम उधर से कर्जे ले रहे हैं, उधर से हम लूटमार कर रहे हैं, उन कर्ज़ों का क्या फ़ायदा इस मुल्क और कौम को पहुँच रहा है। ठीक है मुशार साहब, एक तो ये कि देखिए उन्होंने नहीं, ये प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया गया कि जी खत क्यों लिखा गया, अब सबसे बड़ा पॉइंट चैलेंजिंग यही है कि जिनके ऊपर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि आखिर वो जो कर्जे आ रहे हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे लाई जाएंगी। पहले तो रऊफ हसन साहब को फिर दोबारा रेफर करूंगा मैं, चौधरी साहब कैसी जस्टिफिकेशन दी है IMF खत की, इनको बेनज़ीर भी याद आ गई है, शुक्र है। देखिए, मोहतरमा ने तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी एक बात कही जो शायद 45,000 दफ़ा बानी तहरीक जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने कही होगी। उन्होंने तो मुआहदा तोड़ भी दिया था। ये जिस ज़मान पाक की मुलाकात की बात कर रहे हैं, अब मैं फिर कुछ कहूँगा तो बुरा लगेगा, उसके अंदर IMF कोई वादे वईद नहीं करने आया था या इनसे कोई जिनको गारंटी नहीं दे गया था। उन्होंने सिर्फ कहा था ये जो हम लोन देने जा रहे हैं इसके अंदर आप मजीद बदतमीजी परहेजी जो है ना ये आप ना करिएगा, क्योंकि अब मुल्क के हालात ये हैं। वो बेसिकली इमरान खान को समझाने गए थे कि जनाब आप अपनी ये जो आपका तरीक़ेकार है इसको बदलें और अपने काम को ठीक करें, ये मुल्क को चलाना है तो तरीके से चलाएं और ये इस मामले में वो ना करें। कोई वादा वईद नहीं था और ना उसका काम है, खुद ही कह रहे हैं कि उसका ये काम नहीं, ना उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना तो फिर उसको इन राइटिंग भेजने का क्या ताल्लुक है। ये पहले फिक्रे को तो बहुत पसंद आया इनको, लेकिन जो 6 फिक्रे और लिखे हुए हैं ना वो उस पर बात करना गवारा ही नहीं की कि उस पर बात कर लेते। अब अमेरिकन कांग्रेस से भी इमरान खान ने खत लिखवा दिया सर, इमरान खान ने लिखवा दिया कांग्रेस से आप स्पेंड करेंगे, लॉबिंग करेंगे सर। वो फर्में अभी तो हार नहीं ना हुई थी, वो तो सबको पता है, पूरी पाकिस्तानी को कौन पता है, क्यों पीछे रह जाती है फिर? भाई वो इस काबिल ही नहीं है, उसको ये काम करने नहीं आते, उसमें मुल्क दुश्मनी है ही नहीं, वो मुल्क दुश्मनी नहीं करते, वो इतराज जरूर करते हैं, वो इल्जाम जरूर लगाते हैं। कहां से रहे हैं ये आपने मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है, मान नहीं रहे, उनका ये वतीरा नहीं है, वो 9 महीने करते, वो इदारों के खिलाफ खड़े नहीं होते, इस तरह से मुजाहमत जरूर करते हैं। मुजाहमत में और लड़ाई में बड़ा फर्क होता है। ये केपी के असेंबली में जो टोन आज केपी के असेंबली में सेट की गई है ना, इसका नतीजा आपको अनकरीब नजर भी आएगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, करना उन्होंने है, जिन्होंने आगे से भुगतना है वो मामला भी देख लेंगे, पता चल जाएगा आपको। टाइम शॉर्ट है,
जो केपी असम्बली का वो कह रहे हैं निशात साहब, पंजाब असम्बली में एक टून सेट की गई थी, यहाँ पे चंद वो भिखारी जो है ना मियां नवाज शरीफ की फोटो लेके बैठे थे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अब ये कहते हैं कि मैं PTI उसका जवाब हमें नजर आया, उसका जवाब हमें नजर आया कौमी असम्बली में। वो उन्होंने क्या किया कि वो इमरान खान के मास्क पहन के आ गए। भाई आप ईंट मारेंगे आगे से पत्थर पड़ेगा। आप हुकूमत में बैठे हैं, शीशे के घर में बैठे हैं। सबसे पहले आप जो है ना अपना किबला दुरुस्त करें। सबसे पहले हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, अपोजिशन फिर साथ देती है। जब हुकूमत के तेवर ही नजर आ रहे हैं कि लड़ाई के मूड में वो आए हैं, तो अपोजिशन से क्या उम्मीद रखेंगे? लड़ाई के मूड में कौन है? जो तकरीर ये डिप्टी स्पीकर के ये थे ना, मुझे नाम उनका भूल गया। एक सेकंड देखो, नाम बहुत जरूरी है। उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो तकरीर आज की है ना, ये कौमी असम्बली का मूड भी सेट कर रही है। अच्छा जी, आप महंगाई पे गौर करें, ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जो महंगाई की आज सूरत हाल देखें, पेट्रोल बढ़ा दिया है, 4 रुपए बढ़ाया, 7 रुपए कुछ पैसे बिजली बढ़ाई थी। यही तो कह रहा हूं कि IMF ने जो प्रेशर आ रहे हैं, अभी ये हुकूमत ने चार्ज लिया नहीं है, तो निगरान हुकूमत ने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है और सारा बोझ अवाम के ऊपर बात की जा रही है। अच्छा, मुझे जाने से पहले ये बता दीजिए कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में हिस्ट्री में पंजाब में पहली दफ़ा खातून वज़ीर आला आई हैं, तो वो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जिन्हें कैद किया गया है, उसके लिए मरीम नवाज साहिबा कुछ इकदाम करेंगी? क्योंकि उन्होंने असेंबली में तो बात नहीं की थी पंजाब असेंबली में सवाल से कोई, तो सिर्फ जाने से पहले ये बता दें हाँ या नहीं। कैद खवातीन का मामला इस तरह नहीं हल होता। जो FIR की जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की है ना, वो भी इस तरह नहीं, वो ठीक है, वो तो वो कोर्ट से भी कोर्ट रिलीफ देता है। FIR जब हो जाती है वो फिर उसको तफ्तीशी को लिख के देना है, कोर्ट ने फैसला करना है। FIR इस तरह नहीं खत्म होती। ये पता नहीं कहाँ का, मैं तो हैरान हूँ। जुनैद अकबर साहब ने जो गुफ्तगू की, वो मैं उनकी बता रहा था स्पीकर की। देखिए, जितना काम मरियम नवाज ने ये पिछले 3 दिन में कर दिया है ना, 3 महीने में बुज़दार साहब नहीं कर सकते थे। इतने इजलास उन्होंने कभी 3 महीने में नहीं किए थे जितने उन्होंने 3 दिन में कर लिए हैं। सो बात यह है, जो तरीकाकार नजर आ रहा है, जो काम करने का तरीका है, वो आपको मेरी कहने की जरूरत ही नहीं है। आवाम खुद देख लेगी कि अगले 1 माह के अंदर KP की असेंबली में क्या हुआ। आप सब देख लीजिएगा, प्रोग्रेस देख लीजिएगा, और यहाँ पंजाब में क्या हुआ ये आपको नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा। सेल कम हुए थे तो उन्होंने काफी अपनी हमदर्दी जरूर करनी चाहिए। मैं तो इसका फैसला नहीं कर सकता। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि कोई अंदर हो खातून, तो भाई उनको बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर वो कसूरवार नहीं है तो हाँ, लेकिन अगर कोई कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ या नहीं कहते क्लोजिंग पे पढ़ना है। मैं इसका जवाब कल के प्रोग्राम में शहरयार अफरीदी साहब की गुफ्तगू के रेफरेंस में इंशाल्लाह। जी, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ। चलता है मेरे मॉडल का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जाती मफादात को साइड पर रख के कौमी मफाद को तरजीह देनी है, यह पाकिस्तान का आइन कहता है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मिलजुल कर साथ चलना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़ान फायजा बुखारी को, मेरे बॉसेस पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।